हेलो बच्चों, आज हम उत्सर्जन और उत्सर्जन मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि उत्सर्जन क्या है। और ये जो जैव प्रक्रियाएं था उसमें आपको पहले पढ़ाया गया पोषण, उसके बाद श्वसन पढ़ाया गया, परिवहन पढ़ाया गया, और ये चौथा वीडियो है जो है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है? तमाम उपापचयी क्रियाओं के उपरांत, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बहुत सारे बेकार और हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ये बेकार और हानिकारक पदार्थ जो हैं उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। और इन उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बहुत सारे बेकार हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिनको उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके से उत्सर्जन की क्रिया होती है। मनुष्य में इसके लिए एक बाकायदा सिस्टम है, एक तंत्र है जिसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क, एक जोड़ी वृक्क। एक जोड़ी वृक्क या एक जोड़ी किडनी जिसको हम कहते हैं, गुर्दा, एक जोड़ी वृक्क, ये हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अब उत्सर्जन की क्रिया अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। उत्सर्जी पदार्थ में मोस्टली नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार का उत्सर्जन होता है? अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म क्या है? अमोनिया, NH3 जिसको कहते हैं, ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है, हाईली टॉक्सिक मैटर है। तो ऐसे जंतु, और ये जल में बहुत ज्यादा घुलनशील भी है। तो ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं, जैसे मछलियां हैं, जलीय मछलियां हैं, बहुत सारे जलीय कशेरुकी प्राणी हैं, वो क्या काम करते हैं? क्योंकि वो जल में रहते हैं तो इसलिए वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं जल के माध्यम से। ऐसे जंतुओं को जिनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है उनको कहा जाता है अमोनोटेलिज्म। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। और उन जंतुओं को अमोनोटेलिक कहा जाता है। अमोनोटेलिज्म एंड अमोनोटेलिक। तो जो जंतु जैसे मछली है ये अमोनोटेलिक है और इसमें उत्सर्जन की क्रिया जो हो रही है वो अमोनोटेलिज्म के हिसाब से हो रही है, क्योंकि यह अमोनिया का उत्सर्जन करता है। यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म में क्या होता है? यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। यूरिया जो है वो अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है। अमोनिया की तुलना में बहुत कम हानिकारक है यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है और उसके बाद यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको कहा जाता है यूरियोटेलिज्म। इसमें तमाम स्तनधारी हैं, मनुष्य भी है, मेढक भी इसके अंतर्गत आता है। तो हम जो हैं वो क्या हैं? यूरियोटेलिक प्राणी हैं। अब जो प्राणी है वो यूरियोटेलिक कहलाएंगे और जो उत्सर्जन की क्रिया है वो यूरियोटेलिज्म कहलाएगी। फिर है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म का मतलब है कि कुछ खास तौर से जो पक्षी वगैरह होते हैं, कुछ सरीसृप वगैरह जो होते हैं जैसे छिपकली वगैरह है, और कुछ कीट वगैरह जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। जो अमोनिया है उसको किसमें? यूरिया में। अमोनिया से कम हानिकारक यूरिया है और यूरिया से
कम हानिकारक यूरिक अम्ल है। तो यूरिक अम्ल जो है इसका उत्सर्जन जिन जंतुओं के द्वारा किया जाता है उसको यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, और वो जंतु जो हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो ये था भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं के, जैसे इसमें उदाहरण है पक्षी हैं, तमाम पक्षी हैं, सरीसृप हैं, कुछ कीट हैं। ये विभिन्न प्रकार का उत्सर्जन होता है भिन्न भिन्न जंतुओं में। अमोनोटेलिज्म, जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है। इसमें ऐसे जंतु होते हैं जो जलीय जंतु होते हैं, मछली वगैरह जो होती है। यूरियोटेलिज्म, जिसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है, जैसे स्तनधारी है, इसमें हम भी हैं, मनुष्य है, मेढक है। यूरिकोटेलिज्म, जिसमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, उसको यूरिकोटेलिज्म या और यूरिकोटेलिज्म कहेंगे, और ऐसे जंतुओं को कहेंगे यूरिकोटेलिक प्राणी। तो जैसे पक्षी है, सरीसृप है, ये विभिन्न प्रकार के क्या हो गए, उत्सर्जन की क्रिया, यानी किन किन जंतुओं में किन किन प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया जो है वो होती है। अब जो हमारा मुख्य मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी तंत्र है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उत्सर्जन तंत्र में ये तो रहा उत्सर्जन, तो उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो है ये किन किन अंगों से है बना है। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क, और दूसरा एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, यूरेटर वाहिनी, और तीसरा है एक मूत्राशय, ब्लैडर जिसको कहते हैं, और इसके बाद है मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। ये इतने अंगों से मिलकर के उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसका निर्माण होता है। यहां आप देखें चित्र में, तो अगर हम ऐसे खड़े हों, यूं खड़े होंगे, तो ये हमारा दाहिना साइड है और ये हमारा बायां साइड है। तो इधर की किडनी जो होगी, इधर का वृक्क जो होगा वो दाहिना वृक्क होगा, और इधर का वृक्क जो होगा वो बायां वृक्क होगा। इसीलिए इस साइड में जो लिखा गया है वो बायां वृक्क लिखा गया है, और ये जो है ये है दायां वृक्क, दायां वृक्क। किडनी, एक जोड़ी किडनी, इसको अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। तो अब ये किडनी जो है ये अधर तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर ये जो हमारी आखिरी पसली होती है 12वीं जोड़ी, उसी के पृष्ठ तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। उस पेरिटोनियम झिल्ली से ये क्या नाम है, उदर गुहा में लटका रहता है या स्थित होता है। पेरिटोनियम झिल्ली से ये लटका रहता है। कशेरुक दंड के दोनों तरफ ये स्थित होता है। कशेरुक दंड के दाहिनी ओर जो होता है वो दायां वृक्क होता है, और बाईं ओर जो होता है वो बायां वृक्क होता है। दोनों कशेरुक दंड के दाएं और बाएं होते हैं। बायां वृक्क जो होता है वो थोड़ा, दायां वृक्क जो होता है ये थोड़ा सा नीचे स्थित होता है बाएं वृक्क की तुलना में। इसका कारण है कि यहाँ पर ऊपर लीवर होता है, इसके कारण से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जो होता है वो खिसक आता है। वृक्क जो है ये है सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का। इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज के आकार। वृक्क जो है वो सेम के बीज के आकार का होता है, यानी इसमें एक तरफ उभरा हुआ भाग होता है, एक तरफ जो होता है अवतल भाग। ये उभरा हुआ भाग है, ये अवतल भाग है, थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ भाग, ये इसके अंतर्गत होता है।
और प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक टोपी जैसी रचना पाई जाती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथ कहते हैं। दोनों वृक्कों के ऊपर, यहां भी अधिवृक्क ग्रंथ है, ये भी अधिवृक्क ग्रंथ है। वृक्क जो है सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का वो हिस्सा जो धंसा हुआ होता है, इस धंसे हुए हिस्से को जो है इसको कहा जाता है हाइलम, या इसको नाभिका भी कह सकते हैं, इसको हाइलस भी कहते हैं। हाइलस या हाइलम कहते हैं। इस हाइलस से या हाइलम के पास ही एक इसमें धमनी, रुधिर को लेकर के इसमें एक धमनी प्रवेश करती है जिसको वृक्क धमनी या रीनल आर्टरी कहते हैं, और एक शिरा जो है वो बाहर निकलती है, उसको वृक्क शिरा या रीनल वेन कहते हैं। तो धमनी जो होती है वो इसके अंदर प्रवेश करती है इसी हाइलस के पार्ट से, ऊपरी पार्ट से, और जो क्या नाम है, शिरा होती है, वृक्क शिरा जो होती है वो यहीं से बाहर निकलती है। ये इसको गाढ़े रंग से मैंने दिखा दिया है, वृक्क शिरा जो है, और वृक्क धमनी जो है वो हल्के रंग से दिखाई गई है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी वृक्क धमनी है और कौन सी वृक्क शिरा है। दोनों करीब करीब एक ही स्थान से अंदर घुसती है और एक जो है वो बाहर निकलती है। फिर ये बाहर दोनों वृक्कों से एक नली निकलती, दोनों वृक्कों से क्या होता है, एक एक नलिका निकलती है। उस नलिका को कहते हैं मूत्र वाहिनी, या इसको कहते हैं यूरेटर। मूत्र नली या मूत्र वाहिनी या यूरेटर कहते हैं, या यूरिनरी डक्ट भी कह सकते हैं। दोनों तरफ की मूत्र वाहिनियां जो होती हैं वो एक थैली जैसी रचना में खुलती हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसी रचना। इस थैली जैसी रचना को क्या कहा जाता है, मूत्राशय कहते हैं, या इसको ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसमें यहां पर रुधिर से जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्षमता है, और क्षम करके फिर वो मूत्र के रूप में उसका निर्माण होता है, मूत्र के रूप में निर्मित होकर के वो इस मूत्र वाहिनी से आकर के मूत्राशय में एकत्रित होता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो हमको संकेत जाता है मस्तिष्क को, और वहां से फिर समय समय पर मूत्र मार्ग के जरिए, मूत्र मार्ग होता है या यूरिथ्रा इसको कहते हैं, इस मूत्र मार्ग के जरिए क्या होता है, इस मूत्र को शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है समय समय पर। ये इसकी बाहरी संरचना थी। इसमें एक जोड़ी वृक्क है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां हैं, एक मूत्राशय है जो थैली जैसी रचना होती है, एक मूत्र मार्ग है। तो जो वृक्क है ये सेब के बीज के आकार का होता है, एक तरफ अंदर धंसा हुआ होता है और एक तरफ जो होता है वो बाहर होता है। ये बाहर से हमको ऐसे दिखाई देता है, इसकी संरचना होती है। जो वृक्क होता है, प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 5 से 6 सेंटीमीटर के चौड़ा होता है। भार की बात अगर हम करें तो मनुष्य में, पुरुषों में इसका भार थोड़ा सा ज्यादा होता है, 130 ग्राम से लेकर के लगभग 160 ग्राम तक का होता है पुरुषों में। स्त्रियों में इसका भार थोड़ा सा कम होता है, 110 से 150 ग्राम के आसपास होता है। तो स्त्रियां जो होती हैं उनमें इसका भार थोड़ा सा कम होता है, पुरुषों में इसका भार जो होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है। ये थी इसकी पूरी संरचना। उत्सर्जन तंत्र बाहर से देखने पर आपको कैसा दिखाई देता है। अब अगर किसी एक वृक्क की खड़ी काट दी जाए, अनुलंब काट दी जाए, इसका एलएस सेक्शन काट दिया जाए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दिया जाए, तो उसको उसके अंदर से हमको इस तरीके के भाग दिखाई देंगे। इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। अंदर से काटने पर इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग जो होता है वो होता है, बाहर का भाग जो होता है वो होता है बल्कुट, ये भाग, इसको कार्टेक्स कहते हैं या बल्कुट कहते हैं, कार्टेक्स या बल्कुट।
कार्टेक्स है बाहरी भाग या बल्कुट है, और अंदर का भाग जो होता है ये कहलाता है मेडुला। मेडुला बाहर का भाग जो होता है, खड़ी काट काटने पर दो भाग इसमें दिखाई देते हैं। बाहरी भाग जो होता है वो मेडुला कहलाता है, तो सॉरी, बाहरी भाग जो होता है वो कार्टेक्स या बल्कुट कहलाता है, और अंदर का भाग जो होता है वो मेडुला कहलाता है। मेडुला में पिरामिड जैसी तिकोने आकार की संरचना दिखाई देती है कई एक सारी, उसको कहते हैं मेडुला पिरामिड। ये तमाम सारे मेडुला पिरामिड्स होते हैं। मेडुला पिरामिड के बीच में यहाँ पर कार्टेक्स जो है वो दो मेडुला पिरामिड के बीच के अंदर तक घुसा रहता है। इसको कहते हैं बर्टनी के रीनल कॉलम या रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये दो जो पिरामिड्स होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, उन पिरामिड्स के बीच में भी कार्टेक्स जो होता है अंदर घुसा होता है। उस भाग को कहा जाता है बर्टनी के रीनल कॉलम। अब पिरामिड्स का निचला हिस्सा जो होता है इसको पैपिला कहते हैं, या इसको पिरामिड अंकुर भी कहा जाता है। इससे कुछ संरचनाएं निकली होती हैं नलिकाओं के रूप में, जिसको कहते हैं लघु कैलिक्स, माइनर कैलिक्स या माइनर कैलाइसिस। और फिर ये लघु कैलिक्स जो होते हैं वो दीर्घ या बड़ी नलिकाओं में खुलते हैं, जिनको कहा जाता है दीर्घ कैलिक्स। लघु कैलिक्स आगे चल करके दीर्घ कैलिक्स में खुलते हैं। फिर इसके बाद ये तमाम दीर्घ कैलिक्स जो होते हैं ये एक कीप की संरचना के अनुसार कीप जैसी रचना में खुलते हैं। उस कीप जैसी रचना को पेल्विस कहते हैं, या इसको श्रोणी कहा जाता है। पेल्विस या श्रोणी कहते हैं, श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। तो तमाम सारे दीर्घ कैलिक्स जो हैं ये श्रोणी में खुलते हैं। और उसके पश्चात फिर ये श्रोणी जो होती है, यहां से दोनों वृक्कों से श्रोण से एक एक नली बाहर निकलती है, एक पतली नलिका के रूप में ये बाहर निकलती है, जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, या इसको यूरेटर कहा जाता है। फिर ये यूरेटर जो होता है वो आकर के यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में खुलता है, और मूत्राशय जो होता है वो मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये इसकी हो गई आंतरिक संरचना। कभी कभी सिर्फ इसकी आंतरिक संरचना के बारे में ही पूछ दिया जाता है, तो इसकी आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी आंतरिक संरचना। कहते हैं इसकी खड़ी काट बताइए, तो ये खड़ी काट हो गई। खड़ी काट की संरचना ऐसे आप ये नामांकन कर रहे हैं। ये हो गया कार्टेक्स, ये हो गया मेडुला, ये हो गया पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। और इस पिरामिड में फिर ये हो गया रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के रीनल कॉलम। ये हो गया लघु कैलिक्स, और फिर ये आगे चल करके मेजर कैलिक्स में खुलता है। दीर्घ कैलिक्स में खुलता है, और दीर्घ कैलिक्स फिर जो होता है ये खुलता है किसमें? ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है पेल्विस या श्रोणी, पेल्विस। और फिर उसके बाद यहाँ से ये निकलती है, ये है मूत्रवाहिनी। ये इसकी खड़ी काट होगी, खड़ी काट। वृक्क की खड़ी काट। तो ये इसका चित्र आप ऐसे बना सकते हैं। कभी कभी सिर्फ चित्र ही बनाने के लिए पूछता है, तो आप इसके बारे में ये चित्र ऐसा बना सकते हैं।
इसमें मैंने दिखा दिया है दोनों सिस्टम से, एक जो है पूरा बंद है और एक जो है इसकी LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट करके उसमें बताया गया है कि क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो ये इसकी जो है आंतरिक संरचना होगी। अब इसमें मूत्र का या जो क्या नाम है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो किस प्रकार से छनते हैं। तो उसमें उत्सर्जन की क्रिया के लिए जो उत्सर्जन की इकाई होती है, उसको उत्सर्जन की इकाई जो होती है वो कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या इसको वृक्क नलिका भी कह सकते हैं, वृक्क या वृक्काण भी कहते हैं। वृक्काण, वृक्काण क्या है? वृक्काण जो है या वृक्क नलिका जो होती है, यह उत्सर्जन की इकाई कहलाती है। उत्सर्जन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। नेफ्रॉन जो है वो उत्सर्जन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसी के द्वारा, इसी नेफ्रॉन के द्वारा और एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं वो पाए जाते हैं प्रत्येक वृक्क में। इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो पाई जाती है। ये एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका होती है, जिसको अगर पूरी तरीके से खींच दिया जाए तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी संरचना दिखाई देती है। इसके बारे में कभी कभी सिर्फ नेफ्रॉन के बारे में पूछा जाता है, तो नेफ्रॉन क्या है और वो कैसे कार्य करता है, कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। थैंक यू।